हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे फ्रांस की न्याय व्यवस्था के विषय में। फ्रांस की न्याय व्यवस्था प्रशासनिक कानून की धारणा पर आधारित है और ये धारणा ब्रिटेन के विधि के शासन की धारणा से नितांत भिन्न है। विधि के शासन की व्यवस्था में ये माना जाता है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो सामान्य नागरिक हो या सरकारी कर्मचारी, कानून के समक्ष समान हैं और सभी के लिए एक जैसे कानून होंगे, एक जैसे न्यायालय होंगे और कानून का उल्लंघन करने पर सभी समान रूप से दंड के भागी होंगे। ये रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है जिसकी शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी और दुनिया के विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में इस व्यवस्था को अपनाया गया। प्रशासनिक कानून की धारणा या प्रशासनिक न्याय की धारणा रूल ऑफ लॉ की धारणा के विपरीत है। क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सामान्य नागरिकों से भिन्न विशेष स्थिति और अधिकार प्रदान किया जाता है। उनके लिए अलग कानून होते हैं और उनके मुकदमों का निर्णय भी साधारण न्यायालयों में न होकर प्रशासनिक न्यायालयों में होता है, जो अलग से गठित किए जाते हैं। सामान्य न्यायालय भी होते हैं, लेकिन उन सामान्य न्यायालयों में सामान्य नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई होती है। प्रशासनिक या सरकारी कार्मिकों के मुकदमे इन न्यायालयों में नहीं पेश किए जाते। तो ये भिन्नता है रूल ऑफ लॉ और प्रशासनिक कानून की धारणा में। प्रशासनिक कानून की धारणा को ये कहकर रिजेक्ट किया जाता है विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में कि ये धारणा, ये व्यवस्था लोकतंत्र के समानता के सिद्धांत के विपरीत है, क्योंकि इसमें सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कार्मिकों को आम नागरिकों से उच्च स्थिति प्रदान की जाती है, विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है, जो समानता के सिद्धांत के विपरीत है। क्योंकि लोकतंत्र में ये माना जाता है कि सभी आम और खास समान हैं। सभी नागरिक, सभी सरकारी पदाधिकारी सब कानून के समक्ष समान हैं और कानून का उल्लंघन करने पर सभी समान रूप से दंड के भागी होंगे। लेकिन प्रशासकीय न्याय की धारणा, प्रशासकीय कानून की धारणा में इस बात को मान्यता नहीं दी जाती, बल्कि इसके विपरीत सरकारी कार्मिकों को, प्रशासनिक अधिकारियों को विशेष दर्जा दिया जाता है और साथ ही ऐसी व्यवस्था में नागरिकों का ये कर्तव्य निश्चित किया जाता है कि उन्हें जो शासकीय कर्मचारियों द्वारा दिए गए आदेश हैं, उनका पालन करना होगा, उनके विशेषाधिकारों का सम्मान करना होगा और उनको जो विशेष दर्जा कानून प्रदान करता है, उसको उन्हें स्वीकार करना होगा। तो प्रशासनिक कानून की धारणा जो फ्रांस की न्याय व्यवस्था की विशेषता है, इसके कारण शुरू-शुरू में वहां पर सामान्य नागरिकों में एक तरह की असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि सामान्य नागरिक होने के नाते उनके सिर्फ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा, जो कुछ भी आदेश जारी किया जाएगा, उसका उन्हें पालन करना होगा, चाहे वो आदेश उनके लिए कल्याणकारी हो या ना हो। कई बार उन्हें ये भय सताने लगा कि अगर सरकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से कार्य करता है, तो भी प्रशासनिक न्याय की धारणा के अंतर्गत उन्हें, यानी आम नागरिकों को, सरकारी कार्मिकों की मनमानी को स्वीकार करना होगा। क्योंकि प्रशासनिक कानून की धारणा के अंतर्गत, जैसा कि लॉवेल ने माना
कि सरकार को सदैव छूट रहती है कि वो कानून की, सामान्य कानून की अवहेलना कर सकती है। और यदि वो कानून की अवहेलना करती है तो उसे ये पता होता है कि उसके विरुद्ध मुकदमा साधारण न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। कई बार जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण गठित किए जाते हैं प्रशासनिक कर्मचारियों के मुकदमों की सुनवाई करने के लिए, उनके मध्य भी क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। सामान्य न्यायालय और प्रशासनिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। हालांकि इस विवाद के समाधान के लिए 1872 में एक विशेष संघर्ष न्यायालय की स्थापना फ्रांस में की गई और ये संघर्ष न्यायालय सामान्य न्यायालयों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के मध्य जो भी अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न होता है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। बहरहाल जो प्रशासनिक कानून की धारणा है, प्रशासनिक न्याय की धारणा है, जो फ्रांस की न्याय व्यवस्था की विशेषता है, वो विधि के शासन के विपरीत है। लेकिन फिर भी कुछ विचारकों ने प्रशासनिक कानून की धारणा का समर्थन किया है और ये तर्क दिया है कि प्रशासनिक कानूनों की मौजूदगी से नागरिकों के अधिकार बाधित नहीं होते, जैसा कि अक्सर आशंका व्यक्त की जाती है कि विधि के शासन के अंतर्गत तो नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक कानून की धारणा के अंतर्गत जहां प्रशासनिक अधिकारियों को विशेषाधिकार, विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है, वहां पर नागरिक अधिकारों के खंडित होने की, बाधित होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन कुछ विचारक इस आशंका को खारिज करते हैं और कहते हैं कि प्रशासनिक कानून की धारणा के अंतर्गत नागरिकों के अधिकार बाधित नहीं होते और न ही इससे साधारण न्यायालयों की जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया है, अधिकारों के रक्षण की जो प्रक्रिया है, वो भी नहीं बाधित होती है। बल्कि प्रशासनिक न्याय की धारणा की खासियत ये है, खूबी ये है, विशेषता ये है कि इस व्यवस्था के कारण व्यवहार में सरकारी कार्मिकों और अधिकारियों को निर्बाध रूप से कुशल प्रशासन चलाने की सुविधा प्राप्त होती है। अगर ये सुविधा ना दी जाए तो प्रशासनिक अधिकारी पग पग पर बाधा का अनुभव करेंगे, क्योंकि कभी भी किसी भी नागरिक के द्वारा अधिकार के उल्लंघन का मामला उठाया जा सकता है और इससे सरकारी कार्य बाधित हो सकते हैं। तो प्रशासनिक कानून की धारणा फ्रांस में इसलिए अपनाई गई ताकि जो सरकारी तंत्र है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो बिना किसी बाधा के कार्य कर सकें। इसीलिए उनके मुकदमों की सुनवाई के लिए अलग न्यायालय स्थापित किए गए और उनके आचरण के विषय में, उनके कार्यों के विषय में प्रशासनिक कानून जो सामान्य कानून से पृथक होते हैं, उनकी व्यवस्था की गई। और ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण या प्रशासनिक कानूनों की व्यवस्था इतनी लोकप्रिय हुई, इतनी सफल हुई कि दुनिया के, खासतौर से यूरोप के विभिन्न देशों ने इसका अनुसरण करते हुए अपने यहां भी प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की है, जैसे जर्मनी और स्विट्जरलैंड। और केवल इतना ही नहीं, ब्रिटेन जैसा देश जिसको रूल ऑफ लॉ का अग्रज देश माना जाता है, कानून के शासन की धारणा पर आधारित है वो देश, वहां की न्याय व्यवस्था, वहां की कानूनी व्यवस्था, वहां भी व्यवहार में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रशासनिक कानून की धारणा लोकप्रिय हो रही है और ये प्रभावी है। सरकारी कार्यों के कुशल प्रशासन के लिए इसको आवश्यक माना जा रहा है। तो इस आधार पर हम कानून के शासन की धारणा के विपरीत जो प्रशासनिक कानून की धारणा है, उसकी
कुछ विशेषताएं देख सकते हैं, स्पष्ट होती हैं। पहली विशेषता प्रशासनिक कानून की धारणा की ये है कि इसके अंतर्गत साधारण नागरिकों और सरकारी कार्मिकों के लिए अलग-अलग कानूनों की व्यवस्था होती है। सरकारी कार्मिक अगर कोई अपराध करते हैं, कोई भ्रष्ट आचरण करते हैं, तो उनके विरुद्ध मुकदमा प्रशासनिक कानूनों के अनुसार चलाया जाता है। साधारण कानूनों के आधार पर उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यानी अगर वो प्रशासनिक कानून को तोड़ते हैं, तब तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। साधारण कानून तोड़ने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकती। दूसरी खासियत यह है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, यानी प्रशासनिक न्याय और प्रशासनिक कानून की व्यवस्था के अंतर्गत, साधारण नागरिकों के लिए अलग न्यायालय होता है जिसे सामान्य न्यायालय कहते हैं, और सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाता है, और प्रशासनिक अधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई इन्हीं न्यायालयों में होती है। साधारण न्यायालयों में उनके मुकदमे नहीं पेश किए जा सकते। तीसरी खासियत यह है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आम नागरिकों की तुलना में सरकारी कार्मिकों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ साथ प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक न्यायाधिकरण की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि सरकारी कामकाज को बाधा रहित, कुशल और प्रभावी ढंग से संपन्न किया जा सके। साथ ही प्रशासनिक न्यायालयों और सामान्य न्यायालयों, जो कि दोनों की स्थिति फ्रांस जैसे देश में है, दोनों ही मौजूद हैं वहां पर, तो इनके मध्य स्वाभाविक रूप से कई बार अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे विवादों की सुनवाई के लिए फ्रांस में संघर्ष न्यायालय की स्थापना की गई है। तो ये थी प्रशासनिक कानून या प्रशासनिक न्याय की धारणा। कैसी ये रूल ऑफ लॉ की धारणा से भिन्न है, इसको आपने देखा। अब हम देखेंगे कि फ्रांस की न्याय व्यवस्था का संगठन कैसे होता है, कौन से न्यायालय हैं और वो किस रूप में, किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो अगर हम फ्रांस की न्याय व्यवस्था के इतिहास पर नजर डालें, तो हम ये देखते हैं कि 1789 की जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उससे पहले वहां न्यायपालिका का कोई व्यवस्थित रूप नहीं था। राजतंत्रीय व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत राजाओं के द्वारा समय समय पर अपनी इच्छानुसार आदेश जारी किए जाते थे, और इन आदेशों का पालन कानूनों के समान ही किया जाता था। राजा जो आदेश देते थे, वो आदेश भी जो लोकल परंपराएं थी, स्थानीय परंपराएं थी, उनको ध्यान में रखकर जारी किए जाते थे। और चूंकि फ्रांस के भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न परंपराएं थी, इसलिए कानून भी भिन्न भिन्न रूपों में मौजूद थे, क्योंकि राजा जो आदेश जारी करते थे वो स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखकर करते थे। लिहाजा हर क्षेत्र के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग आदेश जारी किए जाते थे। पहली बार पूरे देश के लिए एक समान कानूनों के निर्माण का कार्य फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं के द्वारा किया गया। इन्होंने क्या किया कि जितने भी मौजूदा कानून थे, राजकीय आदेशों के रूप में जो परंपराओं पर आधारित थे, उन सबको लिपिबद्ध किया गया, एक संहिता का रूप प्रदान किया गया, उनको लिखित रूप प्रदान किया गया। और ये कार्य 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट के सत्तारूढ़ होने के बाद प्रारंभ हुआ, और 1814 तक फ्रांस में एक
संगठित कानूनी व्यवस्था स्थापित कर दी गई। पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बना दिया गया, कोडिफाइड कर दिया गया कानून को। हालांकि इस कानूनी व्यवस्था में समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी किए गए। जैसा आप जानते हैं कि ये परिवर्तन आवश्यक होता है क्योंकि समाज की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियों के अनुसार जरूरतें बदलती रहती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए कानून में संशोधन की जरूरत होती है। और इस संशोधन की आवश्यकता को अनुभव करते हुए फ्रांस में भी कानूनी व्यवस्था में समय समय पर संशोधन किए गए और एक महत्वपूर्ण संशोधन 1958 में हुआ जब पंचम गणतंत्र का संविधान निर्मित किया गया। लेकिन इस संशोधन के बाद भी फ्रांस की जो कानूनी व्यवस्था की मूल संरचना थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मौजूदा जो संविधान लागू है फ्रांस में, पंचम गणतंत्र का संविधान जो 1958 में बनाया गया, उसके बनने से पहले पूरे देश में 3000 न्यायालय थे। यानी न्याय व्यवस्था बहुत ज्यादा विकेंद्रित रूप में थी और इन न्यायालयों को शांति के न्यायाधीशों के न्यायालय कहा जाता था। इन न्यायालयों में न्यायाधीश बनने के लिए किसी कानूनी ज्ञान की या कानूनी डिग्री की आवश्यकता नहीं थी। कानून का बैचलर होना, स्नातक होना, स्नातक उपाधि कानून के क्षेत्र में प्राप्त करना जरूरी नहीं था, जैसा कि आजकल होता है कि लॉ ग्रेजुएट होने के बाद ही कोई न्यायिक सेवाओं में जा सकता है, चाहे न्यायाधीश के रूप में, चाहे वकालत के पेशे को अपनाने के लिए। लेकिन फ्रांस में पंचम गणतंत्र के संविधान से पहले जो शांति के न्यायाधीश थे, उनके लिए किसी कानूनी डिग्री की जरूरत नहीं थी। लेकिन व्यवहार में प्रायः सभी न्यायाधीशों को कानून और न्याय व्यवस्था का पर्याप्त ज्ञान होता था। 1958 में हम देखते हैं कि संविधान बनने के बाद इन सारे न्यायालयों को भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। तो अब जो फ्रांस की पुनर्गठित न्याय व्यवस्था है, उसके अंतर्गत व्यापक रूप में दो तरह के न्यायालय हैं। जैसा आप देख चुके हैं कि एक सामान्य न्यायालय जिनमें साधारण नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई होती है, और दूसरे प्रशासनिक न्यायालय जिनमें प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमे सुने जाते हैं। जो सामान्य न्यायालय हैं, उन सामान्य न्यायालयों की भी कई श्रेणियां हैं, एक ही नहीं है सामान्य न्यायालय। सामान्य न्यायालय भी विकेंद्रित रूप में स्थापित हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक न्यायालयों का एक व्यवस्थित संगठन फ्रांस में पाया जाता है। तो सामान्य न्यायालयों में सबसे निचले स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय स्थापित किए गए हैं और ये अधीनस्थ न्यायालय दो तरह के हैं, एक प्रथम चरण के न्यायालय और दूसरे विशाल चरण के न्यायाधिकरण। जो प्रथम चरण के न्यायालय हैं उनमें एक न्यायाधीश होता है, जबकि जो विशाल न्यायाधिकरण है उसमें प्रायः 3 न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। जो प्रथम चरण के न्यायालय हैं उनको 3000 फ्रैंक तक के मूल्य के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यानी वो दीवानी मुकदमे, वो संपत्ति संबंधी मुकदमे जिसमें 3000 फ्रैंक की धनराशि निहित हो, ऐसे मुकदमों को सुनने का अधिकार प्रथम चरण के अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त है। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक है, इसलिए 3000 फ्रैंक तक की धनराशि वाले मुकदमे प्रथम चरण के न्यायालयों में ले जाए जाते हैं। 150 फ्रैंक की धनराशि
जिन मुकदमों में निहित होती है, जिन दीवानी मुकदमों में निहित होती है, उसमें प्रथम चरण के न्यायालयों द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो अंतिम होता है और उसके विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। इसके अलावा हर प्रांत में प्राय 1 से 2 विशाल चरण के न्यायालय होते हैं, जिनमें वे सब मुकदमे सुने जाते हैं जिनकी सुनवाई प्रथम चरण के न्यायाधिकरण में नहीं होती है। और इन न्यायालयों में जो प्रथम चरण के न्यायालय हैं, उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं या विशेष न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, उनके विरुद्ध अपील भी सुनी जाती है। यानी जो विशाल चरण के न्यायालय हैं, वो अपीलीय न्यायालय भी हैं और यहाँ पर प्रथम चरण के न्यायालयों और विशेष न्यायाधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनी जाती है। ये विशेष न्यायालय कौन से हैं? बहुत सारे वाणिज्य न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं जो व्यापार संबंधी मामलों को सुनते हैं। श्रम न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं जो श्रम कानूनों के उल्लंघन को देखते हैं, उनके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई करते हैं। और साथ ही उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं, उनकी भी सुनवाई इन न्यायाधिकरणों में की जाती है। अक्सर औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पूंजीपति होता है, जो उद्योगपति होता है और जो श्रमिक होता है, उनके मध्य विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि श्रमिक अधिक न्यायोचित कार्यदशाओं की, अधिक पारिश्रमिक की मांग करते रहते हैं, लाभकारी स्थितियों की मांग करते रहते हैं और उद्योगपतियों के द्वारा धन को संचित करने की प्रवृत्ति उनके अंदर पाई जाती है। और जैसा कि मार्क्स के चिंतन में प्रतिपादित किया गया कि उद्योगपति अतिरिक्त मूल्य अर्जित करते हैं और अपनी संपत्ति के माध्यम से श्रमिकों को शोषण की स्थितियों में रखते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत श्रमिक शोषण का शिकार बनते हैं। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए और उद्योगपतियों के साथ उनका जो विवाद है, जो संघर्ष है, उसके समाधान के लिए ऐसे न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। इन न्यायाधिकरणों के द्वारा, जिन्हें विशेष न्यायालय कहते हैं, इनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, इनके विरुद्ध अपील विशाल चरण के अधीनस्थ न्यायालय में सुनी जाती है। वो विशाल चरण के न्यायालय जो हर प्रांत में कम से कम 2 अवश्य होते हैं। फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के लिए वहां पुलिस न्यायालय स्थापित किए गए हैं और अल्प सत्र न्यायालय भी स्थापित होते हैं। छोटे छोटे जो मुकदमे होते हैं, फौजदारी मुकदमे, फौजदारी का संबंध आगजनी, लूटपाट, हत्या, हिंसा, हिंसक वारदातों से होता है। तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई, जो छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, छोटी छोटी चोरियां, छोटी छोटी हिंसक झड़प, उनकी सुनवाई पुलिस अदालतों में होती है। और ये पुलिस अदालतें किसी भी अपराधी को 2 माह तक का कारावास का दंड दे सकती हैं या 2000 फ्रैंक तक का अर्थदंड दे सकती है। जो गंभीर फौजदारी मामले होते हैं, हत्या से जुड़े हुए, लूटपाट से जुड़े हुए, संगठित लूटपाट से, उनकी सुनवाई अल्प सत्र न्यायालयों में होती है। ये अल्प सत्र न्यायालय अपराधियों को 5 वर्ष तक का कारावास का दंड दे सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के अधीनस्थ न्यायालयों में प्रथम चरण के न्यायालय, विशाल चरण के न्यायालय, पुलिस अदालतें और अल्प सत्र न्यायालय, ये 4 तरह के न्यायालय स्थापित हैं सामान्य न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत, सामान्य न्यायालयों की व्यवस्था के
अंतर्गत। इन अधीनस्थ न्यायालयों के अलावा फ्रांस में कुछ असाइजेज न्यायालय भी हैं। ये असाइजेज न्यायालय फ्रांस की न्याय व्यवस्था की खासियत है, क्योंकि ये न्यायालय सचल न्यायालयों के रूप में स्थापित हैं, जो चलते रहते हैं। इनका मुख्यालय, इनका दफ्तर एक स्थान पर नहीं होता, बल्कि ये प्रांत में भिन्न भिन्न स्थानों पर वर्ष में 4 बार बैठते हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये अति गंभीर फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते हैं और इन्हें मृत्युदंड सहित कोई भी दंड देने का और जुर्माना लगाने का अधिकार है। ऐसे न्यायालय के न्यायाधीश पीठ के माध्यम से कार्य करते हैं, यानी न्यायाधीशों की एक पीठ होती है जो मुकदमों की सुनवाई करती है। हमारे देश में जैसे उच्च न्यायालयों के द्वारा कार्य किया जाता है या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, उनका जो क्षेत्राधिकार है वो क्षेत्राधिकार वहां पर असाइजेज न्यायालय को प्राप्त है। हालांकि असाइजेज न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालयों में की जा सकती है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दे दिया गया वो अंतिम होता है और उसके विरुद्ध केवल राष्ट्रपति से दया याचना की जा सकती है, अपील नहीं की जा सकती। लेकिन असाइजेज न्यायालय जो फ्रांस में स्थापित है, उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालयों में की जा सकती है। असाइजेज न्यायालयों के अलावा अपीलीय न्यायालय भी स्थापित हैं और ये अपीलीय न्यायालय दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। खासतौर से विशाल चरण के न्यायाधिकरणों के द्वारा दीवानी मामलों में जो निर्णय दिए जाते हैं, उनके विरुद्ध अपील सुनने का कार्य अपीलीय न्यायालय करते हैं। असाइजेज न्यायालयों में फौजदारी मुकदमे सुने जाते हैं और अपीलीय न्यायालय में दीवानी मुकदमों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। और एक अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में 1 से लेकर 7 तक प्रांत होते हैं, यानी हर अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार निश्चित कर दिया गया है कि इस अपीलीय न्यायालय को इन प्रांतों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार होगा। इन प्रांतों में मौजूद विशाल न्यायाधिकरण के दीवानी मामलों के विरुद्ध, उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील इस अपीलीय न्यायालय में की जा सकती है। दूसरा जो अपीलीय न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र कुछ अन्य प्रांत हैं। ऐसे ही 27 अपीलीय न्यायालय फ्रांस में स्थापित हैं, जिन्हें मुकदमों के स्वरूप के अनुसार भिन्न भिन्न खंडों में विभाजित किया गया है। और सेशन न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है और यहां पर अपील दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में की जा सकती है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाए तो फ्रांस का सुप्रीम कोर्ट ये सेशन न्यायालय है। इसकी स्थापना 1790 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। ये बहुत बड़ा न्यायालय है, अंतिम अपीलीय न्यायालय है और इस न्यायालय में 49 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें 1 प्रधान और 3 प्रभागीय प्रधान होते हैं, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। इस न्यायालय की खासियत यह है कि यहाँ पर इस न्यायालय का कोई प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं है, ये सिर्फ अपीलें सुनने का कार्य करता है। और अपीलें सुनते समय क्या व्यवस्था की गई है? कि ये निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द तो कर सकता है, लेकिन अपना कोई अंतिम निर्णय नहीं देता है। ये बड़ी विशेष व्यवस्था है
हम अपने देश में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुनता है, तो हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को रिजेक्ट करने के साथ-साथ वो अपना भी निर्णय देता है, जो अंतिम निर्णय के रूप में मान्य होता है। फ्रांस में जो सेसेशन न्यायालय स्थापित किया गया है, अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में, वो किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द तो कर सकता है, लेकिन अपनी तरफ से कोई अंतिम निर्णय नहीं देता। फिर क्या करता है वो कि जब वो निचली अदालत के निर्णय को रद्द कर देता है, तो उसी मुकदमे को किसी अन्य निचले न्यायालय के पास भेजता है। और यदि दूसरा न्यायालय भी पहले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से सहमत होता है, तो फिर सेशन न्यायालयों के 33 न्यायाधीशों की पीठ उस निर्णय का पुनरावलोकन करती है कि वो जो निर्णय दिया गया है वास्तव में वो निर्णय उचित है या नहीं है। और यदि वो भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती, तो उस मुकदमे को तीसरे निचले न्यायालय में सुनवाई के लिए भेजा जाता है, जहां पर सेशन न्यायालय में व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर निर्णय किया जाता है। यानी न्याय की प्रक्रिया, अंतिम न्याय की प्रक्रिया फ्रांस में बहुत जटिल है और कई चरणों से होकर गुजरती है। सेशन न्यायालयों के अलावा उच्च न्यायालय की स्थापना भी फ्रांस की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत की गई है। ये उच्च न्यायालय राजनीतिक मामलों की सुनवाई करता है और राजनीतिक मामलों को सुनने के विषय में ये देश का उच्चतम न्यायालय है। चूंकि ये राजनीतिक मामलों की सुनवाई करता है, यानी मंत्रियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है, जितने भी राजनीतिक पद हैं जो निर्वाचन के आधार पर भरे जाते हैं, सांसदों के पद, मंत्रियों के पद, उनके विरुद्ध मुकदमों की सुनवाई इस उच्च न्यायालय में की जाती है। लिहाजा राजनीतिक मामलों की सुनवाई करने के कारण इसका गठन भी राजनीतिक तरीके से होता है, क्योंकि इस न्यायालय में फ्रांस की संसद के कुछ सदस्य होते हैं और उच्च न्यायालय के सदस्यों का निर्वाचन सांसद अपने में से ही करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 में इसके गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार इसका एक प्रधान होता है और यदि संसद के दोनों सदन किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध देशद्रोह का आरोप लगाते हैं, तो यही उच्च न्यायालय राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई करता है और अपराध सिद्ध होने पर राष्ट्रपति को दंडित कर सकता है या मंत्रियों और अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों के मुकदमों की सुनवाई भी इसी न्यायालय में की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आम नागरिकों से भिन्न वहां प्रशासनिक अधिकारियों को और राजनीतिक पदाधिकारियों को विशेष स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि उनके लिए अलग न्यायालयों का गठन किया गया है। सामान्य न्यायालयों में भी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए एक पृथक न्यायालय है, जिसको उच्च न्यायालय की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से सामान्य न्यायालयों का गठन फ्रांस में होता है। अधीनस्थ न्यायालय, कोर्ट ऑफ असाइजेज, सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये सब मिलकर सामान्य न्याय व्यवस्था का गठन करते हैं। अब जो दूसरी श्रेणी के न्यायालय हैं, वो प्रशासनिक न्यायालय हैं। इन प्रशासनिक न्यायालयों का गठन कैसे होता है और इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, इस पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।